हाँ जी बच्चों, बेटे लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था अकाउंटिंग इक्वेशन। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ इंट्रोडक्टरी बातें की थी। आज की क्लास में हम उसे आगे बढ़ाएंगे, यानी जो आपने लास्ट क्लास में सीखा था वो हम दोबारा अभी प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद कुछ नई ट्रांजैक्शंस भी आपको बताएंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, इलस्ट्रेशन नंबर 2 और इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ तैयार हो जाएंगे और मैं आज की क्लास में आपको पहले इलस्ट्रेशन नंबर 3 करवाऊंगा। तो जिन बच्चों ने इलस्ट्रेशन नंबर 3 कर लिया है बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने नहीं की है या जिन्हें समझ में नहीं आई थी वो आप इसे समझ सकते हैं। चलिए जल्दी से रेडी हो जाएंगे और हम लोग बढ़ रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर 5.7। सभी बच्चे देख सकते हैं, ये मेरे पास इलस्ट्रेशन नंबर 3 आ रही है, पेज नंबर 5.7। तो आज की क्लास में हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं और लगभग आज की क्लास इसी को डिस्कस करते करते खत्म हो जाएगी। आइए जी, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने करना कैसे है। तो सभी बच्चे सबसे पहले तो अपना रजिस्टर, आपने जो रजिस्टर है उसको घुमा लेना है इस तरीके से, क्योंकि हमारे पास अब ट्रांजैक्शन बढ़ती जाएंगी तो लिस्ट भी बढ़ती जाएगी। तो सभी बच्चे अपना रजिस्टर घुमा लेंगे और हेडिंग डालेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3 और टी.एस. गरेवाल, पेज नंबर होगा 5.7। अब इससे बेटे घुमा के बनाना होगा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। चलिए जी, सभी बच्चे लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। और जैसे कि आपको मैंने फॉर्मेट बताया था, हम वही वाला फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, पहले आप दो ऊपर लाइंस डाल लीजिए और पहले वाले में हम लिखते हैं ट्रांजैक्शंस, तो इसको पूरा नीचे तक ले जाइए। पहला कॉलम बनाएंगे सभी बच्चे और पहले कॉलम में सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे ट्रांजैक्शंस। दूसरा बड़ा कॉलम बनेगा, उसके ऊपर लिखेंगे एसेट्स। और एसेट्स के लिए जगह थोड़ी सी ना ज्यादा लेनी है, तो ये हमने लिखा एसेट्स, नीचे तक ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज, ठीक है। तो लाइबिलिटीज का कॉलम छोटा होता है, एसेट्स का कॉलम बड़ा होता है। हम लोग करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो सभी बच्चे यहां मेरे साथ पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 कह रही है, मिस्टर राकेश स्टार्टेड बिजनेस as on 1st April 2011 with a capital of 1,50,000। तो सबसे पहले लिखेंगे राकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,50,000।
अब ऑनर जो भी बिजनेस को देगा वो एसेट बन जाएगा। तो राकेश ने बिजनेस को कैश दिया, तो भाई सबसे पहले कॉलम में लिखो कैश और अमाउंट में लिख दो 1,50,000। राकेश ने बिजनेस को कैश दिया तो इससे हमारे बिजनेस के पास कैश आ गया, तो बेटे हमारे बिजनेस की लायबिलिटी भी आ गई। तो ये दूसरा प्रभाव क्या पड़ता है, तो ये कैपिटल में जोड़ दिया जाता है 1,50,000। और मैंने आपको बताया था कि जब एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है तो हम इसके ऊपर लाइन लगा देते हैं। हाँ, और ये अब आपको स्केल से नहीं लगाना, फ्री हैंड से लगाना है। आप देख सकते हो लाइनें खींचते हुए, मैं भी फ्री हैंड से ही लाइनें खींचता हूं। बच्चे कह रहे हैं हमारी अभी आदत नहीं है, पड़ जाएगी, प्रैक्टिस करेंगे तभी आदत पड़ेगी। और यहां लिखेंगे न्यू इक्वेशन, कैश 1,50,000, कैपिटल 1,50,000। अब बेटे आपको ना ये कॉमा भी डालने की हैबिट डेवलप करनी है। देखो मैं कॉमा डालता हूं ना, आपको भी कॉमा डालने हैं। जैसे जैसे मैं बनाता हूं वैसे वैसे ही आपने भी बनाना है। चलिए सर दूसरी ट्रांजैक्शन बताइए। मैंने कहा ये दूसरी ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन है फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश ₹20,000। आओ जी, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश 20,000। सर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा बेटे? इसका प्रभाव पड़ेगा, एक तो मेरा फर्नीचर मैंने खरीदा है तो मेरा फर्नीचर बढ़ जाएगा। आप मत लिखना, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। एक तो मेरा फर्नीचर बढ़ जाएगा और दूसरा मैंने कैश पेमेंट दे दी है तो मेरा कैश कम हो जाएगा। यानी इसका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ एसेट साइड के ऊपर पड़ने वाला है। तो एक तो मेरा कैश कम हो जाएगा 25,000 और दूसरा मेरे पास एक फर्नीचर का कॉलम बढ़ जाएगा, तो फर्नीचर में ऐड कर दूंगा 25,000। फिर हम इसके ऊपर लाइन लगा देंगे। ये लीजिए हमने लाइन लगा दी और हम यहां लिखेंगे अब मेरे पास कैश रह गया 1,25,000। ये कॉमा जरूर लगाना। और फिर मेरे पास अभी फर्नीचर है 25,000 और कैपिटल अभी भी कितनी है 1,50,000। अब बच्चे कह रहे हैं बताओ सर इससे ज्यादा आसान तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ, लेकिन सर हम तो पहली बार बना रहे हैं तो हमारे साथ ये तो नाइंसाफी है, क्या आप हमें आसान कह रहे हो? मैंने कहा कोई बात नहीं, बनाते जाओ। अकाउंट्स में बेटे जितने क्वेश्चन बनाते जाओगे उतनी चीज आपके दिमाग में बैठती जाएगी। तो अकाउंट्स में एक ही सॉल्यूशन है, बस प्रैक्टिस करते जाना। ठीक है, आइए जी। सर अगली ट्रांजैक्शन क्या है? अब पढ़ो। अगली ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट 25,000। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, तो अगली ट्रांजैक्शन लिखो परचेज्ड गुड्स फ्रॉम महेश ₹25,000 और यहां लिखा है ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, और उधार का मतलब होता है कि मैंने ये वाले पैसे देने हैं। मैंने महेश से सामान खरीदा, उधार खरीदा, तो ये पैसे मैंने महेश को देने हैं। तो भाई इससे एक तो सामान पर प्रभाव पड़ेगा, इसे आप गुड्स भी कह सकते हो, इसे आप स्टॉक भी कह सकते हो, कुछ भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। तो मैंने कहा छोड़ो इसे स्टॉक लिखना शुरू करता हूं। तो मैंने गुड्स खरीदे तो मेरा स्टॉक बढ़ गया, कितने से? 25,000 से। तो भाई ओ इस वाले में गलती की है, तो ये 20 था तो ये भी 20 था,
ये 30 और ये 20। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सही किया होगा। नहीं किया था आप कर लो। सर हम तो नालायक हैं, जैसे आप लिखते हो वैसे हम लिख देते हैं, और कभी हमें लगता भी है हम सही कर रहे हैं तो हम डर जाते हैं। हमने कहा हम तो बच्चे हैं, सर से कैसे गलती हो सकती है। काश मेरे सामने आप बैठे हुए होते तो आप मुझे बता देते कि सर आपने गलत फिगर उठा ली है। चलिए जी, परचेज गुड्स, तो गुड्स को बढ़ाओ, तो स्टॉक को बढ़ाऊंगा 25,000। अब ये आपने उधार खरीदे हैं, तो उधार खरीदे हैं तो ये पैसे महेश को देने होंगे, तो ये बनेगी मेरी लाइबिलिटी। तो सेकंड इफेक्ट बनेगा मेरी लाइबिलिटी का, तो मैं यहां लिखूंगा प्लस महेश। तो भाई महेश में ऐड कर दूंगा 25,000। चलिए जी, अब बनाएंगे न्यू इक्वेशन। क्या बनी? अब बनाइए जी न्यू इक्वेशन क्या बनी। फ्री हैंड से आराम से लाइन खींचे, कोई जल्दी नहीं है, और यहां लिखेंगे न्यू इक्वेशन। $1,30,000 कैश है, 20,000 रुपए का फर्नीचर है, 25,000 रुपए का स्टॉक है, और लाइबिलिटी है 1,50,000 ऑनर की कैपिटल हो चुकी है, और 25,000 हमें मिस्टर महेश को देने हैं। नंबर 4, सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 to Mohan for cash. Sold goods costing rupees 10,000 to Mohan for cash. एक बात याद रखना सभी बच्चे, अगर व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है, और उस व्यक्ति से मैंने कैश ले लिया, तो भविष्य में मुझे उस व्यक्ति से अब कोई काम नहीं है। यानी व्यक्ति मेरे काम का केवल तब तक है जब तक भविष्य में मैंने उससे पैसा लेना है या मैंने उससे भविष्य में पैसा देना है। जिस व्यक्ति से मैंने डीलिंग की और पैसा ले लिया, उस व्यक्ति का नाम मेरे किसी काम का नहीं है। क्योंकि यह घटना कैश में घट रही है, इसलिए मोहन को आप भूल जाओ। यानी अगर यह भी लिखा होता सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000, कितने का बेचा, यहां तो लिखो 14,000। यानी अगर सवाल में यह भी लिखा होता ना सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो मैं पूछने नहीं वाला कि बेचा किसको, एक्स को बेचा कि वाई को बेचा। मुझे एक्स वाई के नाम से मतलब नहीं होता अगर मुझे कैश मिल जाए तो। ठीक है। अब बेटे सभी बच्चे मेरे साथ बात को समझेंगे। ये मैंने एक पेज छोड़ दिया है क्योंकि मेरा एक पेज में शायद क्वेश्चन ना हो पाए। अब मैंने आपको कुछ बातें समझानी शुरू की। सभी बच्चे मेरे साथ साथ ध्यान से लिखेंगे। ट्रांजैक्शंस। बेटे दरअसल ट्रांजैक्शंस जो है ना वो दो तरह की हैं। एक तो है ट्रांजैक्शंस बहुत ही सिंपल। सिंपल ट्रांजैक्शन सिर्फ दो ही प्रभाव डाल रही है, अफेक्ट्स ओनली 2 आइटम्स। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो बहुत सरल होती हैं, सिंपल मतलब सरल, जिससे दो ही आइटम्स के ऊपर प्रभाव पड़ता है। एक होती है कंपाउंड, या इसे आप कह सकते हैं कॉम्प्रीहेंसिव। कंपाउंड या कॉम्प्रीहेंसिव से मेरा मतलब है जो दो से ज्यादा आइटम्स को प्रभावित करती हैं। अफेक्ट्स
more than 2 items. दरअसल ये बहुत सिंपल होती हैं, तो बच्चों को दरअसल इसमें कोई कठिनाई नहीं होती। तो जानते हो बच्चों को कठिनाई कहां होती है? बच्चों को कठिनाई होती है जब कोई ट्रांजैक्शन मोर देन 2 आइटम्स को प्रभावित कर रही होती है। तो मैं आपको मोर देन 2 आइटम्स की कुछ ट्रांजैक्शंस बता देता हूं, जो कि अभी मेरे पास आ गई। इसमें लिखा हुआ है sold goods for cash at profit। अब देखो इस आइटम का प्रभाव कहां कहां पड़ता है। एक तो इसकी वजह से मेरा स्टॉक कम हो जाता है, तो स्टॉक में से हम कम करते हैं कॉस्ट प्राइस। खरीद कितने की थी वो स्टॉक में से कम हो जाता है, और क्योंकि सामान मैंने कैश पर बेचा तो भाई मेरा कैश बढ़ जाएगा। लेकिन कैश मेरा बढ़ जाता है सेलिंग प्राइस के ऊपर। जितने का सामान गया वो सामान में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो, जितने का कैश आया वो सेलिंग प्राइस यहां पर जोड़ दो, और इसका तीसरा प्रभाव जो प्रॉफिट था, इन दोनों का अंतर बन जाएगा प्रॉफिट। वो प्रॉफिट मेरी कैपिटल में ऐड हो जाता है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन हमने लिखा है आइए उसके पास चले, नोट कीजिए फटाफट। कर लिया? तो इस ट्रांजैक्शन को अप्लाई करा के दिखाइए मुझे क्वेश्चन के अंदर, इसी को इफेक्ट करके दिखाइए इक्वेशन में। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000, तो यानी मेरे गुड्स की कॉस्ट थी 10,000, तो स्टॉक में से कम होगा 10,000। ठीक है, गुड्स में से माइनस होगा कॉस्ट प्राइस, और ये मैंने 10,000 रुपीज का बेचा, नहीं सॉरी 10,000 का सामान था, 14,000 में बेचा, तो कैश कितना आया? 14,000 का कैश आ गया। $10,000 का सामान गया, 14,000 का कैश मिला, तो इसका मतलब आपको मुनाफा हुआ कितना? 4,000 का मुनाफा। तो ये प्रॉफिट का आप क्या करेंगे? प्रॉफिट को आप अपनी कैपिटल में जोड़ लेंगे। तो भाई यहां पर ऐड करेंगे 4,000, स्टॉक में से माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस, कैश में प्लस करेंगे सेलिंग प्राइस, और इन दोनों का जो अंतर होता है वो अक्सर प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट यहां प्लस कर देते हैं। अगर मैंने नुकसान में बेचा होता तो मैं इसको माइनस कर देता। अब मैं बताऊंगा जी मेरी नई इक्वेशन क्या बनी। मेरी न्यू इक्वेशन बनी 1,44,000। अब मेरे पास कैश हो गया, और फर्नीचर अभी भी 20,000 का पड़ा हुआ है। गुड्स मेरे पास अभी भी स्टॉक 15,000 का है, और कैपिटल 1,54,000 हो गई है। और ये मेरे पास कितना हो गया? 25,000 की महेश की लाइबिलिटी अभी भी है। नाउ ट्रांजैक्शन नंबर 5, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। तो बेटे चाहे इनिशियल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड हो या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड हो, एक ही बात होती है। तो आपने कैपिटल लगाई है, तो कैपिटल लगाई है तो वही वाला काम होगा जो पहले लगाया था, तो कैपिटल भी बढ़ जाएगी और कैश भी बढ़ जाएगा।
तो कितना आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया? 20,000। तो यानी कैश में जोड़ दूंगा 20,000 और कैपिटल में भी जोड़ दूंगा 20,000। तो बहुत सिंपल है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो कैपिटल भी बढ़ गई, कैश भी बढ़ गया। इसी का उल्टा लास्ट क्लास में समझाया था, उसे बोलते थे ड्रॉइंग्स, पैसा निकाल लेना, कैपिटल विड्रॉन। कैपिटल विड्रॉन होता तो उसको बोलते ड्रॉइंग्स, उसमें उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। इक्वेशन कंप्लीट। यहां लिखेंगे न्यू इक्वेशन 1,64,000, फर्नीचर 20,000, स्टॉक 15,000। और यहां हो जाएगी कैपिटल 1,74,000 और ये हो जाएगा 25,000। नंबर 6, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। बेटे रिसीव्ड तो अपने आप कह रहा है कि भाई रिसीव्ड का मतलब होता है कैश, इसका मतलब मुझे कैश मिला। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000 है, तो इसका मतलब भाई कैश में तो जोड़ दो 2,000 रुपए। ठीक है, अब बेटे मेरे पास ये ट्रांजैक्शन समझने वाली है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब बेटे एडवांस का मतलब होता है पहले ही पैसा ले लेना। अब मुझे बताइए, आप कभी किसी को एडवांस दे के आए हैं? जैसे मान लीजिए आपने स्टेशनरी वाले से कहा कि मेरी बुक मंगवा देना, तो आपने उसके पास जाकर के बुक के पैसे जमा करा दिए। आपने कहा सर ये लो 500 रुपए जमा कर लो, मेरी बुक मंगवा देना। तो मेरे को उस स्टेशनरी वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाना है कि जिस व्यक्ति ने आपसे पैसा एडवांस लिया हो ना, वो व्यक्ति आपका कर्जदार बन जाता है। बोलो हां। काम किया नहीं, काम के पैसे पहले ही ले लिए, तो भाई अब आप जिम्मेदार बन गए ना, लायबल बन गए, आप उसको काम करके दोगे। अगर लिखा होता कमीशन रिसीव्ड, तो यह कहलाती इनकम। इन दोनों बातों में अंतर है। अगर सिर्फ कमीशन रिसीव्ड लिखा होता तो यह बनती इनकम। लेकिन अगर यह लिख दिया जाए कि कुछ भी एडवांस में प्राप्त कर लिया, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी अगर आपने कोई पैसा एडवांस में प्राप्त किया है तो यह बन जाएगी लायबिलिटी। दोनों में अंतर समझ लेना। दरअसल दोनों का ट्रीटमेंट अलग होता है। अगर लिखा होगा कमीशन रिसीव्ड, अगर लिखा होगा रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये सारी चीजें होंगी इनकम। और इनकम का प्रभाव पड़ता है कि भाई इनकम हम कैपिटल में जोड़ देते हैं। लेकिन ये तो मेरी क्या बन गई, ये मेरी बन गई लायबिलिटी। तो भाई इसे तो लायबिलिटी में ले जाना पड़ेगा। मैंने पैसा एडवांस में लिया है, एडवांस में जो लिया है उसके बदले काम करना है, तो ये लायबिलिटी बनेगी। समझ में आया? तो इसे कहां लेके जाओगे?
लाइबिलिटी में लेके जाओगे। हाँ, मन में सोच के देखो ना, किसी से आपने पैसा काम किया नहीं, पहले ही ले लिया, तो अब आप जिम्मेदार बन गए ना, इसी को लाइबिलिटी बोलते हैं। तो भाई इसका दूसरा प्रभाव इनकम में मत जोड़ देना। कहीं आपको लगे कमीशन तो इनकम होती है, इनकम में जोड़ लो ना, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस लाइबिलिटी होती है। तो ये लाइबिलिटी में अलग कॉलम खुलेगा। तो मैंने नीचे एक कॉलम खोल दिया साथ में, शॉर्ट फॉर्म में लिखा COMM डॉट, इसको लिखा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो भाई कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का एक अलग कॉलम बनेगा 2000। और अब ये इक्वेशन मेरे पास पूरी हो जाती है। तो भाई इसके नीचे लाइन लगानी पड़ेगी। तो इसके नीचे हमने एक लाइन लगा दी, ये लीजिए एक लाइन लगा दी। और अब मेरे पास कैश है 1,66,000 और ये है मेरे पास 20,000, ये है मेरे पास 15,000, कैपिटल है अभी भी 1,74,000 और महेश को अभी तक हमने पैसा दिया नहीं 25,000 और 2,000 रुपए की एक नई लाइबिलिटी और आ गई। अच्छा बेटे, एक बात और, बुक कहती है बीच में इज इक्वल टू का साइन लगा दो, तो लगा दो। इक्वेशन जहां आप लिख रहे हो ना, वहां पर आप इज इक्वल टू का एक साइन और लगा दो, क्योंकि बुक लगा रही है तो हम भी लगा लेते हैं। चलो, ये बस दिखाने के लिए कि इक्वेशन है तो इज इक्वल टू तो होना ही चाहिए ना। जहां जहां इक्वेशन थी ना, न्यू इक्वेशन, वहां वहां मैंने इज इक्वल टू का साइन ऐड करने को कहा है। नंबर 7, सोल्ड गुड्स costing 15,000, sold goods costing 15,000 for 18,000, out of which 5,000 received in cash. लो सर, उसने बढ़िया से घुमाया। वो कह रहा है कि मैंने सामान बेचा है 15,000 रुपए का 18,000 रुपीज में। तो भाई पहले तो गुड्स की जो कॉस्ट है वो स्टॉक में से करो माइनस, पहले तो स्टॉक को करो माइनस। तो ये स्टॉक चला आ रहा है मेरे पास, इसमें से माइनस, इसका मतलब सारा का सारा सामान ही आपने बेच दिया। 15,000 का सामान आपने बेच दिया। आपने 18,000 में बेचा, बताओ मुनाफा कितना हुआ? सर ये भी कोई पूछने की बात है? 15,000 का सामान 18,000 में बेचा तो मुनाफा 3,000 का हुआ। तो 3,000 का प्रॉफिट हुआ। तो भाई इस प्रॉफिट को कैपिटल में जोड़ दो, ठीक है। अब 15,000 का सामान 18 में बेचा तो 18,000 दो। वो कहता है 18,000 में से 5,000 रुपए ले लो। तो मैंने 5,000 रुपए ले लिए। बाकी के 13,000 कहां गए? वो कह रहा है मैं बाद में दे दूंगा। इसको बोलते हैं क्रेडिट सेल, उधार सेल। 18,000 रुपए में से मुझे सिर्फ 5,000 रुपए मिले हैं, तो 13,000 रुपए मुझे अभी मिलने हैं। तो जो अमाउंट हमें अभी मिलना है ना, उसको बोल देते हैं डेटर्स।
इस व्यक्ति का नाम नहीं दिया हुआ, तो इस व्यक्ति को हम बुलाएंगे डेटर। डेटर वो लोग होते हैं जिनसे हमने पैसा भविष्य में लेना है। आपके पास दो टर्म आएंगी, एक को बोलते हैं डेटर, डेटर मतलब जिनसे पैसा लेना है, एक बोलते हैं क्रेडिटर, जिनको हमने पैसा देना है। तो ये हमारा क्या बनेगा, डेटर बनेगा। तो डेटर से पैसा लेना है, इसको डेटर बना देंगे। यानी कि ये तो थी सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अगर मैं लिखता सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट का मतलब है कि आपने उधार माल बेचा है। अगर उधार माल बेचा है तो भाई स्टॉक में से कॉस्ट प्राइस तो घटेगी। कैश नहीं मिला, कैश के बदले हम एक नया कॉलम बना देते हैं डेटर्स, डेटर्स में जोड़ देते हैं सेलिंग प्राइस, वो सेलिंग प्राइस जो उधार की है। ठीक है, और प्रॉफिट को तो आप जानते ही हो कि कैपिटल में जोड़ देना होता है। तो दरअसल इस सवाल में क्या हुआ कि मैंने जो माल बेचा 18,000 का, उसमें से 5,000 का सामान तो कैश में था, तो वो मैंने कैश में जोड़ा, और बाकी का 13,000 बचा हुआ वो उधार था, और उधार को मैंने डेटर में जोड़ा। यानी इन दोनों को मिक्स करके एग्जामिनर ने आपके लिए एक ट्रांजैक्शन बनाई है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। और बच्चे कह रहे हैं सर हम इतनी आसानी से कंफ्यूज होने वाले तो है नहीं। ठीक है, हां, क्वेश्चन कह रहा था कि आपने 15,000 के गुड्स 18 में बेचे, तो भाई वो 18 कहां गया, 5,000 मिला, 13,000 भविष्य में मिलेगा। जो भविष्य में पैसा मिलेगा उसको बोलते हैं डेटर्स। हाँ जी, चलिए जी, ट्रांजैक्शन नंबर 7 कंप्लीट। कुछ छूट गया, ओहो, एक ट्रांजैक्शन बीच में छूट गई। चलिए जी, एक ट्रांजैक्शन हमारे पास छूट गई है, तो हम उसको इसके नीचे कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 8, दरअसल ये ऊपर आनी चाहिए थी और ये नीचे आनी चाहिए थी, और मुझे ध्यान नहीं रहा। पेड टू महेश पेड टू महेश 22,500 इन फुल सेटलमेंट। अब बेटे समझो मेरी बात को कि पेड का मतलब तो होता है कि पैसा देना, और रिसीव्ड का मतलब होता है पैसे को प्राप्त करना। तो यानी पेड मतलब कैश दिया, कैश कितना दिया, 22,500, तो भाई कैश में से 22,500 तो घटा दो। महेश को आपने 22,500 दिए, किसमें, फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है हिसाब किताब चुकता। चुकता हिंदी में कहते हैं हिसाब किताब चुकता हो गया, मतलब पूरे हो गए पैसे। अब बच्चा कह रहा है सर पूरे कैसे हो गए, भला पूरे कैसे हो गए, आपने तो महेश को देने हैं 25,000 रुपए। मैंने कहा महेश तुम्हें सिर्फ मिलेंगे 22,500 रुपए, बाकी तुम्हारा हिसाब खत्म, डिस्काउंट देना पड़ेगा तुम्हें। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है डिस्काउंट। जहां पर भी शब्द फुल सेटलमेंट आ जाए, इसका मतलब हमने उससे डिस्काउंट मांग लिया। हमने कहा 25,000 के बदले में तुम्हें 22,500 देंगे, और वो मान गया। अब वो मान गया तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई मेरा हिसाब तुम्हारे साथ खत्म। यानी मेरी किताबों में जो लाइबिलिटी 25,000 की चली आ रही थी ना, वो खत्म।
मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई। अब लायबिलिटी 25 की 22,500 रुपए देने से खत्म हो गई, तो इसका मतलब हमें मुनाफा हो गया। डिस्काउंट का मतलब है कि मुझे प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हो गया? 2500 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो गया। अगर हमने किसी को 25,000 देने थे और वो हमारे साथ मान जाता है कि 22,500 दे दो, बाकी पैसे मैं छोड़ दूंगा, तो जितने पैसे उसने छोड़ दिए वो मेरा फायदा बन गया। फायदा बन गया तो मैंने उसे कैपिटल में ऐड कर दिया। अच्छा, पिछली बार इक्वेशन नहीं निकाली थी तो पहले पिछली इक्वेशन भी निकालनी है। 1,71,000, ये था 20,000, ये हो गया था 0 और ये हो गया था 13,000, ये हो गया था 1,77,000, 25,000, 2,000। अब ये इसको आप कंप्लीट कर देंगे और इस ट्रांजैक्शन को इंपॉर्टेंट लिख देंगे। बच्चा कह रहा है हमने तो इससे पहले वाली को भी अपने आप ही इंपॉर्टेंट लिख दिया और बल्कि इसको भी इंपॉर्टेंट लिख दिया क्योंकि इन तीनों में हमें गड़बड़ हो रही है। चलिए जी, अब 171,000 में से इतना आपने पे कर दिया तो ये बचा 500 और 10 में से 2 गए 8, 6 में से 2 गए 4, 148,500। अब जोड़ घटा अपनी चेक करते रहना। और यहां पर हो गया 1,79,500 और ये लायबिलिटी खत्म हो गई और अब कमीशन रिसीव्ड एडवांस आ रही है 2,000। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10%। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%। हाँ बेटे, अभी तो हमने अकाउंटिंग को पढ़ना शुरू किया है, पता नहीं कौन कौन सी नई टर्म्स अभी तो कुछ क्लासेस तक आएंगी। बाद में फिर आपको लगेगा अगली बार कि हाँ ये टर्म सुन रखी थी, ये भी सुन रखी थी, तो धीरे धीरे लगेगा कुछ टर्म्स तो सुन रखी थी। अभी तो फिलहाल कुछ टर्म्स आपके लिए नई नई आने वाली हैं, है ना। अब मेरे पास नई टर्म आ गई डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन समझाना है बच्चों को। डेप्रीसिएशन अभी क्या हुआ, मान लीजिए एक व्यक्ति ने एक नई कार खरीदी और कार का दाम था, मान लेते हैं 10 लाख रुपए। एक व्यक्ति ने एक नई कार खरीदी कितने की? 10 लाख रुपए की। तो अब वो कहते हैं जी मैं कार खरीद के लाया हूं, कितने की? 10 लाख की। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। अब क्या हुआ, कुछ समय उसने कार चलाई, कुछ समय बीता, 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद वो एक व्यक्ति के पास जाता है, कहता है देखो जी मैंने नई कार ली है। हमने कहा कितने की? वो बोलता है 10 लाख रुपए की कार ली है। मैंने कहा एक बात बताओ, क्या तुम्हारी कार आज भी 10 लाख रुपए की है? तो वो व्यक्ति कह रहा है आज कैसे 10 लाख की हो सकती है? 10 लाख की तो वो कार होती है जो शोरूम से निकल के आती है। अब मैंने कार को चलाया है, तो अगर मैंने कार को चलाया है तो कहीं ना कहीं मेरी कार पुरानी हो गई है, भले थोड़ी ही पुरानी हुई है लेकिन हुई तो है। तो जब नई कार 10 लाख रुपए की आती है तो पुरानी कार भला 10 लाख की कैसे हो सकती है? इसका मतलब ये वाली जो मेरी कार है ये 9 लाख की हो गई है। इसका मतलब ये कि हम जब सामान खरीदते हैं तो दाम दे के आते हैं, फिर हम उसे इस्तेमाल करते हैं, और जब हम उसे इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने से वो चीज पुरानी हो जाती है, घिस जाती है, और उस घुसी हुई पुरानी चीज का दाम कम हो जाता है।
तो जितना दाम में कमी आ जाती है उसी को बोलते हैं डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन का मतलब हो गया कि आपके सामान के दाम में गिरावट आई। क्यों? क्योंकि आपने उसको इस्तेमाल कर लिया। और ये जो गिरावट आई ये आपके लिए अच्छी खबर है या दुखद समाचार है? दुखद समाचार है। दुखद समाचार को बोलते हैं नुकसान हो गया। यानी डेप्रीसिएशन का मतलब है कि आपके एसेट के मूल्य में गिरावट आ गई और यह गिरावट आपके लिए नुकसानदेह है। तो लिखे डेप्रीसिएशन मीन्स डिक्रीज in the value of assets due to use. It is a loss for the business, hence it should be deducted फ्रॉम द कैपिटल। जैसे मुनाफा होने से मेरी कैपिटल बढ़ जाती है तो डेप्रीसिएशन एक तरह का नुकसान है और इस नुकसान की वजह से मेरी कैपिटल कम होगी। अब अकाउंटिंग में ना इस नुकसान का एक तरीका होता है, प्रोसेस होती है। अकाउंटिंग कहती है कि ये नुकसान हमेशा हम परसेंटेज में देंगे। जैसे कि कार की मूल्य अगर 10 लाख दी हुई है और क्वेश्चन कहता है डेप्रिशिएट कार बाय 5%, तो इसका मतलब 10 लाख का 5% नुकसान हुआ है। अब हमारे सवाल में लिखा था फर्नीचर को डेप्रिशिएट कर दो, तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं करूंगा भाई जो भी एसेट है उसकी वैल्यू को कम कर दूंगा और कैपिटल की वैल्यू को भी कम कर दूंगा। एसेट को भी कम कर दूंगा और कैपिटल को भी कम कर दूंगा। आइए जी, एसेट को भी कम कर दे, कैपिटल को भी कम कर दे। डेप्रिशिएट फर्नीचर 10%, इसका मतलब जितने का फर्नीचर है उसकी 10% उसकी मूल्य में गिरावट है। तो भाई डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर मेरे पास चला आ रहा है 20,000 का, तो 20,000 का 10% हुआ 2,000, तो यानी कि 2,000 रुपीज हमने यहां से माइनस कर देना है। और ये मेरा नुकसान है और इस नुकसान को कैपिटल में से भी कम कर देना है। ये मैंने कम कर दिया। अब मेरे पास न्यू इक्वेशन क्या बनी? यहां लिखेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन बनी, कैश बना 1,48,500 का, फर्नीचर रह गया मेरे पास 18,000 का, स्टॉक मेरे पास खत्म है, मैंने अभी लोगों से 13,000 रुपए बाकी लेने हैं और मेरी कैपिटल आ गई 1,77,500। महेश का पैसा दे चुके हैं, कमीशन रिसीव्ड एडवांस 2,000 है और ये मेरी लास्ट ट्रांजैक्शन थी, ट्रांजैक्शन नंबर 9। तो यहां पर मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब मैंने इसके बाद आपको सिखाया था कि बैलेंस शीट बनाते हैं। ये जो मेरे एसेट्स होते हैं, एक साइड पर इन्हें लिखना होता है और एक साइड पर लाइबिलिटीज लिख देनी होती है, समझा? लेकिन जब हम लिखेंगे ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, लेकिन जब बैलेंस शीट बनेगा तो ये लाइबिलिटीज लेफ्ट में आ जाएंगी और एसेट्स को राइट में लिखा जाता है। तो आइए जरा बैलेंस शीट बना दें। बैलेंस शीट बना के दिखाएं, आइए। याद है आपको मैंने क्या बताया था? मैंने आपसे कहा था कि बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको एक टी बनाना है। ऊपर हेडिंग के लिए ऐसे लाइन को बड़ा करना है,
फिर एक अमाउंट को यहां बनाना है और एक अमाउंट को यहां बनाना है। जल्दी से बनाएं, मुझे पता है अभी आपको ड्रॉ करने में समय लगेगा। यहां ऊपर हेडिंग डालेंगे बैलेंस शीट। और मैंने आपको याद दिलाया था पिछली क्लास में कि बैलेंस शीट हमेशा लास्ट इक्वेशन से ही तैयार करना, किसी और इक्वेशन की तैयार मत करना। मैंने आपसे कहा था यहां लिखा जाता है लाइबिलिटीज और राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है एसेट्स। ठीक है, एसेट्स में मेरे पास सबसे पहले गिवन था कैश 148,500। फिर हमें गिवन था फर्नीचर 18,000। स्टॉक क्योंकि जीरो हो गया था इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास डेटर्स थे 13,000। क्या कुछ और भी था? नहीं, और कुछ नहीं था। यहां पर मेरे पास लाइबिलिटीज में थी कैपिटल 1,77,500 और फिर मेरे पास थी कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस थी मेरे पास 2,000 और कुछ मेरे पास था नहीं, तो भाई इसको टोटल कर देंगे। एट एंड 8 16, 16 एंड 3 19, 1 कैरी 4 1 5 6 और 7 179,500 और इसे ऐड करेंगे 500 971। चलिए जी, ये मेरा काम कंप्लीट हो गया। और मैंने आपको बताया था कि हमेशा ये दोनों इक्वल ही आते हैं। अगर ये इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है। चलिए, आज आपने एक पूरा बड़ा क्वेश्चन बनाया है, तो अब आप मेरे से होमवर्क में लीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 और साथ ही साथ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 5.16 टू 5.18 और इलस्ट्रेशन नंबर 4 होमवर्क में लीजिए पेज नंबर 5.8। आइए जी, अब इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और चीजें भी समझाना चाहता हूं। तो आइए जी, हम कुछ और नई ट्रांजैक्शंस भी सीख लें। अभी हमारे पास कुछ समय बच रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में मेरे पास कुछ नई ट्रांजैक्शंस और हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में लिखा हुआ है नंबर 1 ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट ड्यू
बट नॉट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। देखो जी, अगर तो लिखा होता इंटरेस्ट रिसीव्ड तो ये बन जाता इनकम। यहां लिखा है इंटरेस्ट ड्यू, ड्यू का मतलब होता है बकाया, बकाया का मतलब होता है बाकी है, बाकी है से मेरा मतलब है मिलना है। इंटरेस्ट मैंने कमाया था लेकिन मुझे उसके पैसे मिले नहीं हैं। समझ में आ? अगर कोई इनकम ड्यू हो, ड्यू को हम अंग्रेजी में आउटस्टैंडिंग भी बुला सकते हैं, ड्यू को हम इंग्लिश में रिसीवेबल भी बुला सकते हैं। रिसीवेबल मतलब प्राप्त होना है। तो जानते हो ये क्या बन जाएगा? एसेट। ठीक है, अब मेरे साथ साथ अब इस बात को और गहराई से समझेंगे। मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं, रुकिए। अगर क्वेश्चन कह दे इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश, तो इसका मतलब है एक तो मुझे कैश मिला और दूसरा मुझे कैपिटल इनकम हुई। इसका मतलब मुझे इनकम हुई। इंटरेस्ट दरअसल मेरी इनकम है, तो ये तो होगी बड़ी सिंपल ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश। अब यहां पर क्या था? यहां पर था इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट ड्यू मेरे पास बन जाएगा एसेट, और इंटरेस्ट ड्यू, ड्यू का मतलब होता है नहीं रिसीव हुआ, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ड्यू का मतलब ही होता है नॉट रिसीव्ड। तो इसका मतलब क्या होगा कि एसेट्स के अंदर आप एक कॉलम बना लेना इंटरेस्ट ड्यू, इसे इंटरेस्ट ड्यू में जोड़ देना, और फिर कैपिटल में तो ये जुड़ेगा ही जुड़ेगा। इसका मतलब इनकम हुई है पर उसका पैसा मिलना बाकी है। अगर इनकम का पैसा मिलना बाकी हो तो उसको डेटर नहीं लिख देना, उसको लिख देना इंटरेस्ट ड्यू। यानी ये एक अलग ट्रांजैक्शन है, इंटरेस्ट ड्यू एक अलग ट्रांजैक्शन होती है। और अगर ट्रांजैक्शन लिखी हो इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये अलग ट्रांजैक्शन होती है। रिसीव्ड का मतलब है कि मैंने कैश प्राप्त कर लिया, और एडवांस का मतलब है कि ये मेरी लायबिलिटी है। तो ये मेरी लायबिलिटी के अंदर एक कॉलम बन जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। और जानते हो ये दोनों दरअसल एक दूसरे की ऑपोजिट हैं। इसे लिख देता हूं, ये दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट हैं। यानी कि इनकम से जुड़ी हुई तीन बातें हो गई, इनकम कमा ली और मिल गई, ये एक सिंपल बात हो गई। इनकम कमा ली पर नहीं मिली, तो भाई मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली, तो वो एसिड बन जाएगा। और तीसरी, इनकम कमाई नहीं है लेकिन फिर भी उसके पैसे पहले ही ले लिए, उसको बोलते हैं रिसीव्ड इन एडवांस। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होगा?
लाइबिलिटी। ठीक, इसी तरह से बेटे एक्सपेंसेस में भी दो बातें हो सकती हैं। एक्सपेंसेस ड्यू कहो या एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग कहो या एक्सपेंसेस पेबल कहो। अभी अगली क्लासेस में ये सारी बातें दोबारा आएंगी बेटे, एक बार सुन लेने में कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। हाँ, कभी आपके सामने एक्सपेंसेस ड्यू, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग या एक्सपेंसेस पेबल आ जाए तो उसे कहना लाइबिलिटी, मतलब मैंने पैसा देना है। और अगर इसका नाम आ जाए एक्सपेंसेस रिसीव्ड इन एडवांस, सॉरी एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, तो इसको हम बुलाते हैं एसेट। बस खत्म, कोई बात नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 आप ट्राई करना, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो अगली क्लास में कर ही लेंगे, क्या दिक्कत की बात है। इतना ही नोट कर लो, बस आज इतना ही पढ़ाएंगे। हर क्लास में कुछ ना कुछ अभी थोड़ा बहुत नया आएगा और बाद में फिर यही बातें रिपीट होती चली जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। आज का होमवर्क जो दिया है वो बहुत सारा होमवर्क दिया है, मन लगा के करना, बने तो बढ़िया, ना बने तो भी बढ़िया, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना। चलिए, ऑल द बेस्ट। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टाटा, बाय बाय, सी यू।